कैसे आप? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी रियल और काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी। तो लगाए हेडफोन और मज़ा लीजिए आज की स्टोरी का। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए अपनी पहली कहानी पर। मेरा नाम नीलेश पाठक है और मैं छत्तीसगढ़ के एक शहर सूरजपुर में रहता हूँ। खैर हमारा गांव हमारे शहर सूरजपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही है और वो भी जंगल के पास ही है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर गांव घने जंगलों के बीच और जंगलों के पास ही रहा करते हैं और उन जंगलों में छिपे कुछ भयानक और रहस्यमयी घटनाओं को वहाँ के स्थानीय लोगों को भी बहुत कम ही पता रहता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जंगलों के बीच कुछ ऐसे वीरान गांव हैं जो आज भी उजड़े हुए और रहस्यमयी घटनाओं से घिरे हुए रहते हैं और कई वर्षों पहले ही वो गांव किसी रहस्यमयी घटनाओं के साथ खाली हो गए और वहाँ अब लोग भी जाना पसंद नहीं करते और आज भी वो उसी रूप में वीरान उजड़े हुए रूप से पड़े हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वे गांव वीरान क्यों पड़ गए और वहाँ अब स्थानीय लोग रहने क्यों नहीं आते। यह एक रहस्य बनकर रह गया है जिसे कोई नहीं जानता। तो खैर आते हैं अपनी पहली कहानी पर। तो यह कहानी जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ वह मेरे गांव में बहुत प्रचलित है और हमारे गांव के लोग इस घटना को किसी से बताने से भी डरते हैं। तो बात आज से 36 या 37 साल पुरानी है। तब उस समय मेरे गांव धनपूर्णा और आसपास के शहरों में ज़्यादा आबादी नहीं हुआ करता था। लोग जंगलों या पहाड़ी जैसे ढलान वाले गाँव में मशाल या लालटेन का ही उपयोग करते थे और जैसे ही रात गहराती जंगलों के छिपे हुए वर्षों पुराने श्रापित राज किसी मनहूस काले साए की भांति लोगों के घरों में रहने को मजबूर कर देते। तो मेरा मतलब है कि उन दिनों हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक शमशान घाट रहा करता था जो काफ़ी मनहूस और काफ़ी डरावना था, जिसके कारण रात होते ही गांव वाले अपने घर में कैद हो जाते थे। जैसे जैसे रात गहराती ऐसा लगता है कि किसी कोई दूर जंगलों के बीच उस गुप्त अंधेरे में कोई तांत्रिक विद्या कर रहा हो और डायनें काफ़ी चिल्लाती थी। तो ऐसा लगता कि वो लोगों को बलि देने के लिए बुला रही हो और जो भी अनजान या फिर जाने में वहाँ गुप्त अंधेरे में पहुँच जाता वह कभी लौट कर नहीं आता। इसी सब अंधविश्वास और कई प्रकार के असाधारण गतिविधियों से गांव के लोग अपने घरों में ही रहना पसंद करते थे और वे भूलकर भी रात के समय बाहर नहीं आते थे। तो मैं उस शमशान के बारे में आपको बता दूं कि वह शमशान उस समय का शायद सबसे पुराना शमशान घाट था। वहाँ शहर के लोग भी अपने परिजनों के मृत शरीर को जलाने आते थे। लेकिन कहा जाता है कि कुछ सालों के बाद हमारे ही गांव की एक औरत जिसका नाम साकिली था वह अपने संतान सुख से बहुत दिनों से वंचित होने के कारण और अपने परिवार और पति के दिए गए दुखों से परेशान होकर उसने उसी वक्त यह निर्णय लिया कि वह भी इस गांव वाले लोगों के बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगी और उनकी भी बलि देकर एक शक्तिशाली डायन बनेगी जिससे अपने परिवार वाले लोगों से बदला ले सके। तो कहा जाता है कि वह लगभग 2 साल तक हमारे गांव से गायब रही और कहीं दूर जंगल के पहाड़ी की कंदराओं में जाकर डायन विद्या की शिक्षा दीक्षा ले रही थी। तब वह एक शक्तिशाली डायन बन गई तो फिर वह अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए उस शमशान घाट में लौट आई और वहीं रहने लगी, तो जिसका पता किसी को नहीं था। तो कहा जाता है कि जब पहली बार उस डायन के आने के बाद गांव के लोग उस शमशान में किसी के शव को जलाने गए तो शुरू में तो उन्हें वहाँ कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन वे लोग जैसे ही उस सब को जलाने की कोशिश ही करने लगे तो वह मरा हुआ व्यक्ति उसी समय अपनी आंखें खोलकर उठ खड़ा हो गया। लोग इस दृश्य को देखकर काफ़ी डर गए थे और वे अभी इस बारे में सोच ही रहे थे तभी वह डायन उस दिन उस शव के सामने अचानक से आ गई और उस मरे हुए आदमी को एक तलवार भी दे दिया जो खून से लिखा हुआ था। तो वह मरा हुआ आदमी उसी समय अपना गला काट लिया और फिर उसने उसी तलवार से उसी शमशान घाट पर अपने ही परिवार वाले लोगों के गले को काट दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो इस घटना के बाद कहा जाता है कि उस दिन कुछ मरघट से 2 लोग किसी तरह बचकर गांव लौट आए थे और उन्हीं लोगों ने
गांव के अन्य लोगों को उस डायन की बातों को बताया और वे सारी घटनाएं को भी बता दिया। तो खैर उनके 3 दिन के बाद भी वो भी जो व्यक्ति उस दिन उस मरघट और उस डायन की नज़रों से बचकर गांव लौट आए थे, वे लोग भी उसी रात उस मरघट में जाकर आत्महत्या कर लिए। तब से कोई भी वहां गया नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत था। तो धीरे धीरे गांव के 12 वर्ष से छोटे के लड़के गायब होने शुरू हो गए और उनका कुछ पता भी नहीं चलता। लोग बहुत ढूंढते लेकिन उनका नामो निशान नहीं मिलता था। तो एक औरत अपने बेटे को ढूंढते हुए उसी मरघट के पास पहुंच गई। वह दिन का ही समय था, लेकिन शायद वो अपने बेटे के प्यार और उसके जान को बचाने के लिए अपनी जान को उसने जैसे भुला दिया। तो जब वह वहाँ पहुँची तो देखा उस शमशान में वह डायन उसके बच्चों को अपने गोद में रखी बैठी थी। और फिर वह ना जाने लेकिन कैसे वो भी जाकर उस डायन के पास एक डायन स्वयं बन बैठी और कभी गांव नहीं लौटी। तो खैर इसके बाद गांव के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उस गांव को एक सुबह छोड़कर दूसरे जगह चले गए और फिर वहां कभी कोई नहीं आया। खैर हम भी अपने गांव नहीं जाते, लेकिन 3 साल पहले ही कुछ लोग फिर से वहां आकर बसे हैं और वहां कुछ अब अशुभ नहीं हुआ है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन कहा जाता है कि वह डायन अब पूरे 7 हो गई हैं और उस शमशान में किसी का आने का आज भी इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों मैंने आपको यह कहानी बताया, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता। जो मैंने सुना था सो मैंने आपकी सारी बातें बता दिया है। अब आप ही निर्णय लीजिए कि आप इसे सच मानते हैं या झूठ। लेकिन जो भी हो ये बात तो सच है कि वह शमशान घाट आज भी है और अब वहाँ कोई नहीं जाता। तो उस दिन के बाद हमारा गांव भी वीरान हो गया था। खैर आज की हमारी पहली कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। मेरा नाम दिनेश है और मैं बिहार के एक ज़िला सारण का रहने वाला हूँ और मैं आज आपको यह कहानी बताने जा रहा हूँ। वह हमारे 4 दोस्तों के साथ ही घटा था। तो यह एक बिल्कुल सच्ची घटना है। तो बात उन दिनों की है जब हम ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थे और हम 4 दोस्त एक रात एक साथ अपने दोस्त प्रीतम के भैया के शादी में जा रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बार तो हम सोचे कि हम पहले अपने ही बाइक से अलग अलग निकल जाएंगे, लेकिन प्रीतम बोला नहीं यार मैं अपनी कार भेजता हूँ, तुम चारों स्टेशन पर के पास पहुँच जाना और वैसे भी ठंड का दिन है तो बाइक से आना अच्छा नहीं है। तो उस दिन हम बस पकड़कर स्टेशन पहुंच गए। तो मुझे याद है कि शाम के 3:30 बज रहे थे और 1 घंटे बाद एक कार आ ही गई। खैर हमने अपनी यात्रा की जैसे ही शुरुआत की उससे पहले ही मेरा एक दोस्त शुभम बोला अंकल जी आप पीछे बैठिए, मैं गाड़ी चलाकर ले जाता हूँ। तो पहली बार तो उसने उसको मना कर दिए कि नहीं बेटा तू गाड़ी क्यों चलाओगे, मैं एक ड्राइवर हूँ और मैं तुम लोगों को ले जाने के लिए ही यहाँ आया हूँ। लेकिन उस दिन वह नहीं माना और आखिर में वह उस दिन कार की स्टीयरिंग को अपने हाथों में ले ही लिया और गाड़ी को भगाने लगा। वह उस दिन कार को ऐसे चला रहा था कि जैसे वह कार को कहीं ठोक ना दे। मुझे नहीं लगता था कि वह उस दिन अपने होश में था और शायद उसने उस दिन पी भी रखी थी। तो खैर वह अभी मुश्किल से 10 या 15 किलोमीटर ही चला होगा कि अचानक से कार को एक गेहूं के खेत में उतार दिया और हमारी कार रोड से उतरकर खेत के कीचड़ में जा फंसी। वह शुक्र है कि वहाँ कोई पेड़ नहीं था, वरना हमारे साथ उस दिन कुछ भी हो सकता था। जब मैं उसके पास गया तो उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। हम उस दिन बहुत उस पर गुस्से हो गए कि यार एक ऐसे कैसे कर सकता है। हमने उस शाम कार को कीचड़ से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश कार कीचड़ से नहीं निकली और देखते ही देखते अंधेरा हो गया। तो हमारा दोस्त बार बार फ़ोन करता कि तुम लोग कहाँ हो, लेकिन हम उसे क्या बताते। तो मैंने कह दिया कि हम किसी ट्रैफिक में फंस गए हैं और देखते ही देखते 7 बज गए। तो तभी मेरा एक दोस्त जिसका नाम विजय था वह बोला क्यों ना हम आगे चलकर कुछ गांव वाले लोगों को ढूंढते हैं ताकि उनसे हमें कोई मदद मिल सके और कीचड़ से भी गाड़ी बाहर निकल सके। आखिर कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। तो वह उस ड्राइवर को लेकर आगे चला गया, लेकिन उनके गए आधे घंटे से अधिक हो गए,
लेकिन वे नहीं लौटे थे और प्रीतम भी बार बार फ़ोन कर रहा था। तो मैंने सोचा अब मैं इस तरह इंतज़ार नहीं कर सकता। तो मैंने शुभम के साथ उनको ढूंढने के लिए आगे की गांव की ओर चल दिए। तो जब हम उस दिन लगभग 1 किलोमीटर दूर ही गए थे कि मेरा वह दोस्त भागते हुए उधर से आ रहा था। तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो वह बोला वह कार ड्राइवर कोई इंसान नहीं है यार, वह एक भूत है। तो मैंने पूछा क्या कह रहे हो, चल दिखा वो कहाँ है। तो हम वहाँ जैसे ही पहुँचे, वह उस रात उस खेत में छुपा हुआ था और हमने उसे जैसे देखा हम वह डर के कांपने लगे। तो उसे देखकर ऐसा लगता कि वह किसी रोड के एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। उसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था, कपड़े खून से सने हुए थे। खैर उस दिन हम वहाँ से जैसे तैसे भागे और अपने कार के पास पहुँच ही गए और हमने अपने दोस्त प्रीतम को तुरंत फ़ोन करके सारी बातें को बता दिया। तो वह बोला यार मैंने किसी अंकल को ड्राइवर बनाकर कार के साथ नहीं भेजा था, तो मैंने अपने चाचा के लड़के भानु को और वहाँ भेजा था। यह सुनकर हम काफ़ी चौंक गए और काफ़ी डर भी गए। तो खैर प्रीतम दूसरी कार के साथ अपने चाचा और अपने पापा के साथ वहीं उसी जगह पर पहुंच गया। हम सभी उस रात उसके चाचा के लड़के भानु को बहुत जगह ढूंढे। तो पूरी रात ढूंढने के बाद भी वह कहीं नहीं मिला और ना ही उसका कोई नामो निशान भी नहीं मिला। उसके चाचा और पापा बहुत रो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वह आते समय ही वह कहीं मारा गया है और इस घटना के बाद हमें बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि हमारे ही वजह से वह किसी अनजान गुप्त अंधेरे में गुम हो गया और अपने परिवार में कभी लौटा नहीं, ना जाने वो होगा भी या नहीं। खैर आज भी यह काफ़ी रहस्यमय सवाल बना हुआ है और कई सवाल भी उठे हैं कि आखिर वह कार ड्राइवर बनकर जो आया था वो कौन था और हमें उस रात वह क्यों मारना चाहता था। और दूसरी बात कि प्रीतम का भाई आखिर में वो कहाँ गया जो आज तक नहीं मिला। खैर इस घटना को पुलिस ने बहुत सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वह भी सही निर्णय तक नहीं पहुंच पाई, ना ही इस केस के सवालों का जवाब दे पाई और ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया है। तो खैर हमारी आज की दूसरी कहानी भी यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली कहानी पर। मेरा नाम तुषार ठाकुर है और मैं यूपी के एक शहर गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। तो मैं आज आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, वह एक सच्ची घटना है। तो मैं आज आपको बता दूँ कि यह घटना मेरे माँ के साथ घटा था, जो बिल्कुल सच्ची घटना है। तो मैं आपको बता दूँ कि उस समय मेरे पापा अभी अभी आर्मी में नौकरी ज्वाइन किए हुए थे और ट्रेनिंग के लिए उत्तराखंड से राजस्थान के लिए गए हुए थे। तो उस समय मैं सिर्फ 2 साल का ही था। तो मेरी माँ अभी नहीं थी। तो मेरी माँ उन दिनों अपने घर से अकेले नहीं निकलती थी। दादी जी खैर उन दिनों अभी नहीं ही थी, तो उनसे जो बनता था सो बाहर का काम कर ही लेती थी। दादाजी हमारे नहीं थे और ऐसे ही समय बीतता गया। तो एक दिन की बात है, मेरी दादी की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी। तो उस रात जब मेरी माँ ने घड़ी में समय देखी तो रात को 1 बजने वाले थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता ऐसा लगता दादी अब बच नहीं पाएंगी। वे उस रात गहरी सोच में पड़ गई। तो रात को उत्तराखंड के इन पहाड़ियों में और पहाड़ियों से नीचे उतरकर डॉक्टर के पास जाना, और वो भी अकेली किसी औरत को, और वो भी अपने बच्चों को छोड़कर, क्या यह ठीक रहेगा? माँ इस बात को सोचती और गहरी सोच में पड़ी हुई रोती रहती। तो सच बताऊं कि उस दिन जब मेरी माँ मुझसे इस घटना को बता ही रही थी, तो उनकी आंखों में उस दिन भी एक डर दिख रहा था और अपनी सास के लिए आंखों में आंसू भी दिख रहे थे। तो वे बताती हैं कि उस दिन जब मुझे तुम्हारी दादी का दुख सहा नहीं गया, तो उसी रात अपने पड़ोसी के घर मणि चाचा के घर गई थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस समय उत्तराखंड के किसी भी गांव के घर पहाड़ी पर दूर दूर रहा करते थे और वो भी कम आबादी वाले शहरों से जुड़े हुए थे और संसाधन भी सीमित था। खैर उस दिन जब मेरी माँ रोती हुई मणि चाचा के पास रात को पहुँची, तो पहाड़ी के नीचे जाने से वे साफ मना कर दिए और बोले कि तुम भी मत जाना,
पहाड़ी के नीचे कई खुखार भालू या बाघ घूमते होंगे। तो मेरी माँ बोली कि चाचा जी हम मसाल लेकर चलते हैं, वे आग से ज़रूर डर कर भाग जाएंगे। तो वो बोले मसाल से हम जानवर को तो भगा सकते हैं, लेकिन उस डाकनी से हम नहीं बच पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि उस रात मेरी माँ उनकी बातों को शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी कि ये डाकनी क्या होती है। और वो भी पहाड़ी के नीचे वाले रास्ते पर वे सोची कि कोई जानवर का नाम होगा, क्योंकि मेरी माँ नई नई उस गांव में ही रहने वाली थी। खैर वे उसी रात एक लालटेन लेकर नीचे की गांव में डॉक्टर के पास जाने ही लगी। उनके मन में कई अशुभ संकेत दिखाई दे रहे थे और काफ़ी मनहूसियत भी महसूस होने लगा था। मानो उस रात उनका मन कहता कि यहाँ से लौट जा और जल्दी से अपने घर भाग जा, लेकिन वो बिना किसी की परवाह किए बिना नीचे पहाड़ी के पगडंडी से और पतली रास्तों से अंधेरी भरी राहों से चली जा रही थी। तभी अचानक जंगल के उस अंधेरे में एक औरत दिखाई दी। उजली साड़ी पहनी हुई थी, वो दिखने में बहुत सुंदर थी। तो मेरी माँ ने सोचा कि गांव की ही कोई औरत होगी। तो वे बोली कि तुम कौन हो। तो वह औरत अचानक से वहीं खड़ा हो गई और बिना देखे ये चुप वहीं कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन कई बार बोलने पर तभी वो औरत अचानक से मेरी माँ को देखने लगी और वो भी अजीब डरावने भाव से, और साथ ही में गुराने भी लगी। तो मानो ऐसा लगता कि वह उसी रात मेरी माँ को कच्चा ही खा जाएगी। तो कुछ देर बाद मेरी माँ वहीं खड़ी होने के बाद आखिर में उसे देखकर यह समझ ही आ गया कि यह कोई औरत नहीं है, यह कोई ऊपरी बला है। क्योंकि रात में कोई आदमी जब यहाँ आना नहीं चाहता तो भला औरत क्यों आएगी, और वो भी इस मध्य रात्रि में अकेली। जैसे इस बात को समझी वह तुरंत ही वहाँ से नीचे की पहाड़ी की ओर भागने लगी। लेकिन दुर्भाग्यवश वह डाकिनी उसी समय मेरी माँ के सामने आ गई, और इस बार वह अपनी असली रूप में आई थी। उसके जीभ मानो सांप की तरह था, बाल उजड़े हुए थे, कपड़े कटे फटे और मैले थे, और चेहरा खूनों से सना था। उस दिन की उस औरत को देखकर मेरी माँ वहीं चिल्लाने लगी। लेकिन अजीब बात यह था कि वह उनके पास नहीं आ रही थी, और ऐसा लगता कि वह कुछ बोल भी रही थी, लेकिन उसके भाषा ऐसा था कि वे मेरी माँ को समझ ही नहीं आ रहा था। तो मेरी माँ बताती है कि वह उस दिन शायद पहाड़ी भाषा में मुझे कुछ कह ही रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय मैं पहाड़ी भाषा नहीं जानती थी। तो मेरी माँ बताती है कि जब मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और रोने का नाटक करने लगी तो वह एक दर्द भरी आवाज़ को चिल्लाते हुए वहाँ से वह गायब हो गई, और मैं गांव से डॉक्टर को ले आई। लेकिन इसके बाद मेरी माँ को बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे और उनकी तबीयत भी दिन भर खराब रहती। तो वो बताती है कि मेरे सपने में वही औरत मुझे दिखाई दे रही थी और फिर से उसी भाषा में मुझे कुछ बोल रही थी जिसे मैं समझ नहीं पाती थी। तभी मेरी माँ एक दिन मेरी दादी से उस भाषा का शब्द पूछने लगी। तो मेरी दादी बताती है कि वह औरत बोल रही थी कि मैं भी तुम्हारी जैसे ही एक औरत थी, और इस गांव में मैं भी नई नई आई थी, लेकिन मेरे पति ने मुझसे शादी करके 7 महीने के बाद ही इस पहाड़ी से रात को बहाने से बुलाकर मुझे धक्का दे दिया और सभी गांव वालों लोगों को कह दिया कि वह किसी और के साथ भाग गई है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। तुम्हें यह बात सिर्फ गांव वाले लोगों को और ख़ासकर मेरे गांव में मेरे माँ और बाबूजी को बता देना है, ताकि वो मुझ पर या आपकी बातों पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन इससे मुझे मुक्ति और मन को शांति जरूर मिल जाएगी। तो मेरी माँ ने उस दिन उसकी बातों को सुनकर ऐसा ही किया, और धीरे धीरे भगवान की कृपा से मेरी माँ ठीक हो गई, और वह उस समय के बाद बिल्कुल ठीक हो रहने लगी। जब पापा का ट्रेनिंग ख़त्म हुआ तो वह कुछ सालों के बाद हमें गाज़ियाबाद लेकर आ गए और हम वहीं रहने लगे। खैर अब हमारा गांव काफ़ी विकसित और आधुनिकीकरण से जुड़ गया है। लोग अब ऐसे अंधविश्वासों पर यकीन नहीं रखते और रात को किसी भी वक्त आते या जाते हैं। तो दोस्तों, कई बार लोग कुछ बातें अपने मन की इच्छाओं से कहानी बना देते हैं, लेकिन उसके पीछे के इतिहास को बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। जो लोग उस औरत को डाकनी कहते थे
और उनसे डरते थे। उसकी दर्द भरी दास्तां का इतिहास कुछ और ही निकला, जो शायद किसी को पता नहीं था। तो दोस्तों, कई बार हम कुछ चीज़ें को देखते हैं या सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे के इतिहास और दर्द भरी कहानी को शायद हम नहीं जान पाते, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ हम देखते या सुनते हैं वही सच हो। तो खैर, आज की अभी हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो खैर, मिलते हैं किसी इसी प्रकार की कुछ रियल स्टोरी के साथ। तब तक